तो आज हम देखेंगे पब्लिक डेब्ट के बारे में, जो कि हमारा आगे का जो चैप्टर है उसका कंटिन्यूएशन है जो हमने आगे पढ़ा था। तो पब्लिक डेब्ट क्या है? लाइक अ प्राइवेट इंडिविजुअल, there is the government also needs to raise loans. In fact, raising debt is the most common activity of any government because government expenditure generally exceeds government revenue. Public debt policy of the government plays an important role in public finance. तो जैसे कि पर्टिकुलर पर्सन या इंडिविजुअल लोन लेता है, वैसे ही गवर्नमेंट को भी लोन लेने की गरज पड़ जाती है या ज़रूरत होती है। तो इसकी वजह से गवर्नमेंट का डेट बढ़ जाता है, मतलब कर्ज बढ़ जाता है। तो जैसे कि गवर्नमेंट का जो खर्चा रहता है वो हमेशा गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू रहता है उससे ज़्यादा बढ़ता रहता है। मतलब हमेशा ऑटोमेटिकली बढ़ता है, जितना मतलब इनकम है उससे ज़्यादा गवर्नमेंट का खर्च होता है। तो अभी उसमें दो टाइप रहते हैं पब्लिक डेट के अंदर। डेट मतलब कर्जा रहता है, कभी भी लोन हुआ या कर्जा जो भी बोलते हैं। तो इंटरनल डेब्ट होता है, एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब अंदर का, और एक्सटर्नल मतलब बाहर से रिलेटेड। तो इंटरनल डेब्ट में क्या आएगा? When a government borrows from its citizens, banks, central bank, financial institutions, business houses, etc. within the country is known as इंटरनल डेब्ट। इसका मतलब ये है कि जब गवर्नमेंट अपने कंट्री के अंदर से ही लोन लेता है, भले वो सिटीजन से हो, मतलब बॉन्ड इशू करके, या फिर अपने गवर्नमेंट बैंक्स या फिर प्राइवेट बैंक से हो, या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी से इंस्टीट्यूशन, या फिर बिजनेस हाउसेस है बड़े बड़े, उनसे लेता हो, मतलब कंपनियों से, तो फिर वो इंटरनल डेब्ट कहलाता है। एक्सटर्नल डेब्ट मतलब जब हमारी गवर्नमेंट कोई फॉरेन गवर्नमेंट से पैसे या उधार मांगे, बोरो करे पैसे, या फिर फॉरेन बैंक या इंस्टीट्यूशन से पैसे मांगे, या फिर आईएमएफ ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, या फिर वर्ल्ड बैंक, तो उसे एक्सटर्नल डेब्ट बोलते हैं। तो ये जो टेबल है 8.1, ये हमें डिफरेंस बिटवीन बता रहा है इनके बीच में, इंटरनल डेब्ट और एक्सटर्नल के डेब्ट के बारे में। तो जैसे ये सेम, ये पहला पॉइंट क्या है? इकोनॉमी के अंदर से ही लिया जाता है इंटरनल डेब्ट, मतलब रेज विद इन द इकोनॉमी, कंट्री के इकोनॉमी में से ही पैसा उठाया जाता है। एक्सटर्नल डेब्ट मतलब बाहर की इकोनॉमी से उठाया जाने वाला पैसा, ये इससे रिलेटेड है। सेकंड है इंटरनल डेब्ट में वॉलेंट्री और कंपलसरी नेचर, या तो ये लोग गवर्नमेंट खुद के मर्ज़ी से, या फिर कंपलसरी भी होता है, दोनों में से एक होता है। और एक्सटर्नल डेब्ट मतलब बाहर की कंट्री की मर्ज़ी रहेगी तो ही वो दे या ना दे, उनकी मर्ज़ी, तो उधर कंपलसरी आएगा नहीं, वॉलेंट्री आएगा। और इंटरनल डेब्ट में क्या आएगा? थर्ड, यूज़ ऑफ डोमेस्टिक करेंसी का, जैसे कि इंडियन गवर्नमेंट का है तो उधर रुपी, तो रुपी हमारी डोमेस्टिक करेंसी, तो उसका यूज़ होगा डोमेस्टिक करेंसी का इंटरनल डेब्ट में। एक्सटर्नल डेब्ट में तो फॉरेन करेंसी आएगा, भले वो बाद में एक्सटर्नल मतलब यूएसए से हुआ, या फिर रशिया से हुआ, या फिर सऊदी से हुआ है, तो जो उनकी करेंसी रहेगा वो उसमें आएगा। जैसे यूएसए का डॉलर है, बस में जैसे कि सऊदी का रियाल जो भी है, तो वो आएगा, या दिनार। और फोर्थ है लेस कॉम्प्लेक्स फॉर मैनेजमेंट। इंटरनल डेब्ट रहता है वो मैनेज करने के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि वो कंट्री से उठाया, कंट्री के अंदर से ही लिया गया लोन रहता है। लेकिन एक्सटर्नल डेब्ट रहता है उसको थोड़ा मैनेज करने में प्रॉब्लम होता है, क्योंकि एक्सचेंज रेट वेरी करता है, और भी बहुत सारे जो भी है वो उसमें उसकी वजह से अड़चन आती है मैनेज करने के लिए। और अभी हम देखेंगे फिस्कल पॉलिसी। तो फिस्कल पॉलिसी क्या है? ये फिस्कल पॉलिसी कभी भी गवर्नमेंट की रहती है, जो सरकार रहती है, जो पब्लिक के द्वारा चुनी गई रहती है, उनकी रहती है फिस्कल पॉलिसी। और मॉनेटरी पॉलिसी जो आप आगे का ही पढ़ोगे, तो मॉनेटरी पॉलिसी रहती है हमारे आरबीआई की, जो हमारा सेंट्रल बैंक है इंडिया का। जैसे हर कंट्री का बैंक रहता है, जैसे यूएसए का फेडरल बैंक है, तो हमारे इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन सा है? आरबीआई। तो उसकी रहती है मॉनेटरी पॉलिसी, और फिस्कल पॉलिसी रहती है गवर्नमेंट की। तो ये क्या है? फिस्कल पॉलिसी इज़ द मीन्स by which a government adjusts its spending levels and tax rates to monitor and influence a nation's economy। तो इसका मतलब ये है
कि कोई भी गवर्नमेंट रहती है, सरकार रहती है, वो फिस्कल पॉलिसी का यूज़ उसके स्पेंडिंग लेवल और उसके जो टैक्स रेट्स रहते हैं उनको मॉनिटर करती है, और उसके वजह से कंट्री की इकोनॉमी के इन्फ्लुएंस करती है कि इकोनॉमी का ग्रोथ कितना होना चाहिए और या फिर कम होना चाहिए। तो ये सब टूल्स है, मतलब एक फिस्कल पॉलिसी उसके लिए टूल्स है गवर्नमेंट को, जिससे वो अपना कंट्रोल मॉनिटर कर सकती है इकोनॉमी को, पर्टिकुलर कंट्री की, जिस कंट्री की वो गवर्नमेंट है। और इट डील्स विद द पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक रेवेन्यू एंड पब्लिक डेप्ट। तो ये मेन 3 कॉन्सेप्ट के साथ डील करता है। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर हुआ, रेवेन्यू हुआ और डेट हुआ, इनके साथ। और इन शॉर्ट इट इज़ अ फाइनेंशियल पॉलिसी इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट। जो वही मैंने कहा था कि ये एक ऐसी पॉलिसी जो गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करती है एक कंट्री में, फाइनेंशियल पॉलिसी, पैसों से रिलेटेड फाइनेंशियल। और फिफ्थ है हमारा फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। A smooth and efficient implementation of revenue, expenditure and debt policy of the government is referred to as financial administration. इसका मतलब ये है कि एक एकदम स्मूथ, एफिशिएंट, मतलब एक अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट किया गया, और फिर वो जिसमें कि किसका, रेवेन्यू का, एक्सपेंडिचर का और डेट पॉलिसी, तो उसे हम स्मूथ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं। तो दिस इंक्लूड्स प्रिपरेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द गवर्नमेंट बजट्स अलॉन्ग विद द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द कंट्री। तो इसमें क्या क्या इंक्लूडेड रहता है कि गवर्नमेंट का जो बजट रहता है, जो हर साल पेश कर दे गवर्नमेंट फरवरी मार्च के महीने में, तो और किसके साथ, जिसकी वजह से उसका कंट्री का ग्रोथ, ओवरऑल ग्रोथ अच्छा हो, ये इसमें आता है। और उसका वो प्रिपरेशन करते कि कैसे इम्प्लीमेंट करना है बजट को, वो सब आएगा। तो गवर्नमेंट बजट क्या है? बजट इज़ एन इम्पोर्टेंट instrument of financial administration through which all the financial affairs of the state are regulated। तो बजट ये रहता है जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर स्टेट या फिर कंट्री की गवर्नमेंट वो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन एकदम अच्छे से काम करवाती है। गवर्नमेंट फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन जो भी रहेगा कंट्री का, वो एकदम स्मूथ फंक्शनिंग होता है, और कैसे जो भी अफेयर्स रहेगा फाइनेंशियल पैसों से रिलेटेड, तो उसका एक स्मूथ रेगुलेशन होता है। और बजट इज़ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट शोइंग द एक्सपेक्टेड रिसिप्ट्स एंड प्रपोज एक्सपेंडिचर्स ऑफ द गवर्नमेंट इन द कमिंग फाइनेंशियल ईयर। तो बजट क्या रहता है? एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट रहता है कि कितना हमें पैसा आने वाला है और कितना हमारा एक्सपेंडिचर होने वाला है इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में। तो जैसे मैंने बताया था कि इंडिया का फाइनेंशियल ईयर रहता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो यही दिया है इसमें। और आर्टिकल 112 ऑफ दी हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें एक प्रोविज़न है किसके लिए? हमारे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए, मतलब एक साल के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसमें दिया है आर्टिकल 112 के अंदर। तो ये है। और इन एवरी बजट अ सेट ऑफ 7 बजट डॉक्यूमेंट्स डिस्क्राइब द डिटेल्स ऑफ द गवर्नमेंट फाइनेंस इन इंडिया। तो हर बजट में 7 बजट डॉक्यूमेंट रहते हैं जो डिटेल में बताते हैं गवर्नमेंट के फाइनेंस के बारे में। तो ये बजट जो वर्ड है फ्रेंच वर्ड बॉगेट से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब रहता है बैग या फिर वॉलेट, जिसमें फाइनेंशियल प्रोपोजल्स रहते हैं अलग अलग, जो भी किधर एक्सपेंडिचर होगा, मतलब पैसों से रिलेटेड कितना खर्च होगा, कितना आएगा, तो उससे रिलेटेड सब रहता है। और अगर आपको एकदम अच्छा मीनिंग, मतलब एकदम अंडरस्टैंड अच्छे से होना है, तो उसके लिए आपको लास्ट में इसका मीनिंग दिया है ग्लॉसरी में फाइनेंशियल प्रोपोजल्स का, जो कि मैं बताता हूँ 1 मिनट। तो ये देखो इधर दिया है कि ये देखो, फाइनेंशियल प्रपोजल इज़ अ प्रपोजल written is a written report that provides detail of the future of a business by addressing its monetary needs and budget। तो एक ये रिटर्न रिपोर्ट रहता है जिसमें डिटेल रहता है कि फ्यूचर का हमारा कैसा काम रहेगा। तो उसमें क्या एड्रेस किया जाता है कि मॉनिटरी नीड, कितना हमें पैसा चाहिए और कितना बजट होना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में दिया रहता है उस रिपोर्ट में। तो अभी हम देखने वाले हैं रेवेन्यू एंड कैपिटल बजट्स। तो रेवेन्यू एंड कैपिटल बजट्स क्या है? सेंट्रल प्रोविजन, जो सेंट्रल बजट है
सेंट्रल बजट प्रोविजंस आर डिवाइडेड इनटू रेवेन्यू एंड कैपिटल बजट। तो अभी रेवेन्यू बजट क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये इसमें रेवेन्यू रिसिप्ट रहता है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रहता है इस रेवेन्यू बजट में। रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब कि कितना हमारा जो रेवेन्यू था उसमें हमें पैसा कितना आया, और बाद में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब जितना हमें पैसा है उसमें से एक्सपेंडिचर कितना हुआ, ये है। तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स दो में डिवाइडेड है, टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो जैसे टैक्स मैंने बताया था कि जो गवर्नमेंट जो टैक्स लगाती है पर्सनल इनकम या फिर प्रॉपर्टी पे या फिर वेल्थ पे, तो वो आएगा हमारा टैक्स के अंडर। नॉन टैक्स रेवेन्यू मतलब फीस हुआ, पेनल्टी हुआ, गिफ्ट्स हुआ, या फिर नहीं ये क्या बोलते हैं हम उसे, डोनेशन, और फिर बाद में जो भी फॉर्म्स के फिलअप के लिए या फिर स्पेशल लेवी, तो ये हमारा आएगा नॉन टैक्स रेवेन्यू के अंडर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कंप्राइजेज ऑफ इंटरेस्ट पेड ऑन गवर्नमेंट बोरिंग्स, सब्सिडीज एंड ग्रांट्स गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या क्या रहता है? एक इंटरेस्ट पेड रहता है जो गवर्नमेंट ने जो बोरिंग किया है उसके ऊपर गवर्नमेंट को बाद में जो इंटरेस्ट पे करना रहता है वो इसमें आएगा एक्सपेंडिचर में, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। और जो सब्सिडी दी गई है फार्मर्स को या फिर कंपनी अलग अलग इंडस्ट्रीज़ को, इलेक्ट्रिसिटी में या किस में भी, या फिर लैंड पे। और फिर बाद में लास्ट है ग्रांट्स गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट्स। जो सेंट्रल गवर्नमेंट रहती है वो कोई भी स्टेट गवर्नमेंट को कोई ग्रांट्स देती है, तो वो भी इसके अंडर आता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर। और अभी हमारा कैपिटल बजट क्या है? द कैपिटल बजट कंसिस्ट ऑफ कैपिटल रिसिप्ट्स एंड कैपिटल पेमेंट्स। तो उधर क्या था हमारा? रेवेन्यू रिसिप्ट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो इधर क्या है? रेवेन्यू, कैपिटल रिसिप्ट एंड कैपिटल पेमेंट। तो कैपिटल रिसिप्ट मतलब कितना हमें आया, कैपिटल पेमेंट मतलब हमने कितना पे किया। तो कैपिटल रिसिप्ट्स आर गवर्नमेंट लोन्स रेज फ्रॉम द पब्लिक एंड द आरबीआई। तो कैपिटल रिसिप्ट क्या है? गवर्नमेंट ने जो लोन लिया है। रिसिप्ट क्या है? जो गवर्नमेंट ने लोन रेज किया है पब्लिक और आरबीआई से। पब्लिक से कैसे? बॉन्ड इशू करके, और आरबीआई से कैसे? आरबीआई का जो भी पैसा है उसमें से गवर्नमेंट ने कुछ पैसे निकाले हैं। और फिर बाद में डाइवेस्टमेंट मतलब कि ऑफ किसका? इक्विटी होल्डिंग इन द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। तो गवर्नमेंट जो डाइवेस्टमेंट है इसका, ये इधर डाइवेस्टमेंट नहीं आएगा, डिसइन्वेस्टमेंट आएगा। ये इधर करेक्शन है तो आप करेक्शन कर लेना, डिसइन्वेस्टमेंट। हाँ, तो किसका? इक्विटी होल्डिंग इन दी। तो गवर्नमेंट का जो इक्विटी होल्डिंग है पब्लिक सेक्टर पीएससी में, या फिर पीएसयू बोल सकते हैं आप, तो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस में जो गवर्नमेंट का होल्डिंग है इक्विटी, उस उधर से जो पैसा आता है वो। और फिर बाद में लोन जो गवर्नमेंट ने रिसीव किया फॉरेन गवर्नमेंट में से, फॉरेन जैसे कि इंडिया की गवर्नमेंट ने यूएसए की गवर्नमेंट से लोन रिसीव किया है, या फिर अदर फॉरेन बॉडीज़ जैसे कि आईएमएफ हुआ या फिर वर्ल्ड बैंक हुआ, तो ये सब। और फिर बाद में स्टेट डिपॉजिट फंड्स और स्पेशल डिपॉजिट्स। आपको ये सब जो टर्म्स है इनके बारे में इतना डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है, या फिर जाना है तो फिर गूगल पे आप सर्च करके डिटेल में पढ़ सकते हो। तो कैपिटल पेमेंट क्या है? कैपिटल पेमेंट रिफर्स टू द कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन वेरियस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, इन्वेस्टमेंट बाय द गवर्नमेंट्स, लोन गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट कंपनीज, कॉर्पोरेशन एंड अदर पार्टीज। तो कैपिटल पेमेंट जो कि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, रोड हुआ या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ या फिर मेट्रो का प्रोजेक्ट या बुलेट ट्रेन या जो भी, या और फिर बाद में इन्वेस्टमेंट किया है गवर्नमेंट ने कौन से किधर भी। और फिर बाद में लोन जो गवर्नमेंट देती है स्टेट गवर्नमेंट्स को, जैसे कि अगर गुजरात गवर्नमेंट को दे दिया या फिर महाराष्ट्र गवर्नमेंट या फिर कौन सी भी दूसरी तमिलनाडु गवर्नमेंट, इनको जो लोन दिया जाता है। और फिर बाद में अदर पार्टीज और भी दूसरे कोई है उनको दिया है अगर लोन, तो वो किसका आएगा? मतलब कैपिटल पेमेंट के अंदर। बिसाइड्स इट इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर ऑन सोशल एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट, डिफेंस एंड जनरल सर्विसेज। तो इसमें कौन से दूसरे भी एक्सपेंडिचर आते हैं जो कि सोशल या कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए किया गया हो, मतलब सोसाइटी के लिए या फिर कम्युनिटी के डेवलपमेंट में, या फिर डिफेंस या फिर जनरल सर्विसेज दिए गए हो पब्लिक को, तो ये सब आता है इसमें। तो टाइप्स ऑफ बजट क्या है? तो टाइप्स ऑफ बजट में आपको 3 बजट मिलेंगे, बैलेंस बजट, सरप्लस बजट, डेफिशिएंट बजट। ये एकदम सिंपल है, आपको एकदम इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, एकदम सिंपल वर्ड्स में बता दूंगा। तो द बजटरी प्रोविजंस ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर रेवेन्यू नीड्स टू बी डिफरेंट लेवल्स एज पर चेंजिंग द नीड्स ऑफ द इकोनॉमी। तो जो बजटरी प्रोविजंस है पब्लिक एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू के, वो अलग अलग डिफरेंट लेवल्स पे कैटेगराइज किए हैं जैसे इकोनॉमी के नीड के हिसाब से। तो गवर्नमेंट बजट
तीन टाइप का होता है बैलेंस, सरप्लस, डेफिसिट। आपको वर्ड से सब समझ में आ रहा होगा कि बैलेंस मतलब लॉस भी नहीं है, प्रॉफिट भी नहीं है। सरप्लस मतलब प्रॉफिट ज़्यादा है, लॉस नहीं है। और डेफिसिट मतलब गवर्नमेंट को लॉस हुआ या जो भी बजट कम पड़ गया, ये सब है। तो अब हम डिटेल में देखते हैं थोड़ा। बैलेंस बजट, गवर्नमेंट बजट इज सेड टू बी बैलेंस व्हेन एस्टिमेटेड रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट आर इक्वल। तो गवर्नमेंट बजट को हम बैलेंस कब बोलेंगे, जब गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी और एक्सपेंडिचर दोनों इक्वल है। मतलब रेवेन्यू भी अगर 100 है और एक्सपेंडिचर भी 100 है, तो क्या बचा 0। तो दोनों इक्वल है, दोनों साइड इक्वल, राइट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब 100 इज इक्वल टू 100। तो बाद में इधर आएगा बैलेंस बजट, मतलब डेट इज गवर्नमेंट रिसीव्स इज इक्वल टू गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस बजट वॉज एडवोकेटेड बाय द क्लासिकल इकोनॉमिस्ट लाइक एडम स्मिथ। ये जो गवर्नमेंट, ये जो बैलेंस बजट का कॉन्सेप्ट था, ये एडम स्मिथ इन्होंने दिया था। इट वॉज कंसिडर्ड एज न्यूट्रल इन इट्स इफेक्ट ऑन वर्किंग ऑफ द इकोनॉमी, हैज दे रिगार्ड इट एज द बेस्ट। तो ये जो कंसेप्ट है, ये न्यूट्रल माना जाता है, क्योंकि लॉस भी नहीं है, प्रॉफिट भी नहीं है। मतलब अगर एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू दोनों इक्वल है, तो इसे एकदम अच्छा माना जाता है कोई भी इकोनॉमी के लिए, जो इकोनॉमी है उसके लिए, कंट्री की। तो हाउएवर मॉडर्न इकोनॉमिस्ट बिलीव दैट द पॉलिसी ऑफ बैलेंस बजट मे नॉट ऑलवेज बी सूटेबल फॉर द इकोनॉमी। तो जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट है, तो एडम स्मिथ क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है, और जो अभी के जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट है, ये क्या बोलते हैं कि जो बैलेंस बजट का कॉन्सेप्ट है, ये हमेशा इकोनॉमी के लिए फ़ायदेमंद नहीं होता। द मॉडर्न गवर्नमेंट्स आर वेलफेयर एंटाइटीज एंड दे कैनॉट कीप देयर एक्सपेंडिचर एट द लेवल ऑफ देयर रिसिप्ट्स। तो इन्होंने क्या, इनका ये भी कहना है कि जैसे कि जो मॉडर्न गवर्नमेंट है या फिर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कंट्रीज़ है, तो वहाँ की गवर्नमेंट हमेशा वेलफेयर में विश्वास ज़्यादा रखती है, पब्लिक वेलफेयर में, क्योंकि तो उसकी वजह से गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज़्यादा बढ़ जाता है। वेलफेयर मतलब लोगों को हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कराना, एजुकेशन सर्विसेज प्रोवाइड कराना। तो इन सब की वजह से गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। तो इसकी वजह से गवर्नमेंट का बैलेंस इक्वल, मतलब जो बैलेंस नहीं हो पाता। मतलब या तो एक्सपेंडिचर ज़्यादा, अगर रेवेन्यू कम रहेगा तो एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, तो इसकी वजह से क्या रहेगा, डेफिसिट बजट हो जाएगा। या फिर रेवेन्यू ज़्यादा है और डेफिसिट, मतलब एक्सपेंडिचर कम है और रेवेन्यू ज़्यादा है, तो हमारा क्या होगा, सरप्लस बजट। तो हम ये देखने वाले हैं थोड़ा। तो उस जो सरप्लस बजट है, उसका मतलब क्या रहता है, जब गवर्नमेंट का बजट कब सरप्लस में कहा जाता है, जब गवर्नमेंट के एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स है, ये हमारे एस्टिमेटेड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से ज़्यादा है, तब हम उसे बोलेंगे सरप्लस बजट। कैसे, जब गवर्नमेंट रिसिप्ट्स इज ग्रेटर देन एस्टिमेटेड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, तो उसे बोलेंगे हम सरप्लस बजट। तो सरप्लस बजट में प्रूव यूज़फुल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन। तो जब महंगाई रहती है, बहुत हर चीज़ों का दाम बढ़ जाता है, तब सरप्लस बजट कंट्री की इकोनॉमी के लिए बेनिफिशियल रहता है। इन द पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन देयर इज टेंडेंसी फॉर प्राइजेस टू राइज रैपिडली। तो जब इन्फ्लेशन रहता है, तब उधर चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है कि कोई भी कमोडिटी के प्राइस बहुत जल्दी से बढ़ने वाले हैं। दिस नीड्स टू बी चेक पर्टिकुलरली इन द इंटरेस्ट ऑफ दोज हु हैव मोर और लेस फिक्स्ड इनकम। तो ये एकदम गवर्नमेंट को चेक करना चाहिए, क्योंकि जिनके इंटरेस्ट में, जिनकी इनकम है लोगों की, वो फिक्स नहीं रहते, या तो मोर और लेस फिक्स इनकम रहती है, कभी बढ़ती है कभी घटती है। तो द राइज इन प्राइसेस कैन बी चेक बाय लोअरिंग द लेवल ऑफ इफेक्टिव डिमांड इन द इकोनॉमी। तो जो कमोडिटी या फिर इकोनॉमी जो प्राइस राइज हुआ है, तो वो कैसे गवर्नमेंट चेक करती है, किसका लेवल इफेक्टिव डिमांड है, उसका लेवल लो करके इकोनॉमी में। तो इफेक्टिव डिमांड का मतलब क्या रहता है, जब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल रहते हैं, तो उसे हम इफेक्टिव डिमांड बोलते हैं। तो ये कैसे कर सकते हैं, दिस कैन बी डन बाय इंक्रीजिंग टैक्सेस विच वुड इंक्रीज द रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट एंड रिड्यूस द परचेसिंग पावर ऑफ द पीपल। तो कैसे कि गवर्नमेंट जब, तो ये गवर्नमेंट कैसे कर सकती है कि जो टैक्स है वो सब टैक्स बढ़ा दे, और फिर बाद में टैक्स बढ़ाने से क्या होगा कि गवर्नमेंट का रेवेन्यू इंक्रीज़ होगा, और टैक्स बढ़ेगा जो गुड्स के ऊपर, तो उसकी वजह से लोगों की परचेसिंग पावर ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी। तो इस तरह से गवर्नमेंट ये कर सकती है। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि एग्रीगेट डिमांड रहेगी इकोनॉमी में, वो फॉल हो जाएगी, मतलब घट जाएगी एकदम। तो उसकी वजह से क्या होगा, लीडिंग टू डाउनवर्ड मूवमेंट इन द प्राइस लेवल। तो उसकी वजह से ऑटोमेटिकली प्राइस लेवल है इकोनॉमी में कमोडिटीज़ के, वो ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएंगे, कम हो जाएंगे।
तो इस तरह से ये यूज़ कर सकती है गवर्नमेंट। दस इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स कैन बी कंट्रोल्ड। तो जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स रहेंगे वो इस ऐसे कंट्रोल कर सकती है गवर्नमेंट। तो आगे, however, a surplus budget should not be used in these situations other than inflation, as it may lead to unemployment and low levels of output in the economy। तो ये जो सरप्लस बजट है ये कौन सी सिचुएशन में नहीं खाली यूज़ होना चाहिए, इन्फ्लेशन वाले में, दूसरे जो सिचुएशन है उनमें यूज़ नहीं होना चाहिए। अगर यूज़ किया तो फिर क्या होगा, उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी बढ़ जाएगी और बाद में कंट्री में लो लेवल ऑफ आउटपुट होगा, मतलब प्रोडक्शन एकदम बहुत कम हो जाएगा। उसकी वजह से बाद में कंट्री की इकोनॉमी आउटपुट बहुत कम रहेगा, प्रोडक्शन एकदम घट जाएगा। कम हो गया तो बाद में अनएम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ेगी, क्योंकि प्रोडक्शन कम हो गया तो जो भी कंपनीज रहे वो जो उनके लेबर वर्कर्स हैं उनको काम पे नहीं रखेगी, क्योंकि प्रोडक्शन कम है तो बाद में प्रोड्यूस करने के लिए ज़्यादा लोग नहीं लगेंगे। तो ज़्यादा लोग नहीं लगेंगे तो वो लोग बाद में उनको निकाला जाएगा और उसकी वजह से कंट्री में बेरोज़गारी बढ़ेगी। और बाद में जो भी गवर्नमेंट ने अगर इसको यूज़ किया, जो टैक्स मतलब बढ़ाने का, क्योंकि जो टैक्स बढ़ेगा उसकी वजह से लोगों को परचेसिंग करने में प्रॉब्लम आएगी, तो उसकी वजह से बाद में लोगों का इनकम तो उतना ही रहेगा, लेकिन जो टैक्स बढ़ेगा तो उसकी वजह से डिमांड कंट्री में एकदम डाउन हो जाएगी और ये होता रहेगा बार बार। थर्ड है डेफिसिट बजट। तो डेफिसिट बजट ये कैसा कि जब गवर्नमेंट का रिसिप्ट है, जो गवर्नमेंट को मतलब इनकम आ रहा है वो एकदम कम है, किसके मामले में, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के कंपैरिजन में। जब गवर्नमेंट का रिसिप्ट कम रहता है एस्टिमेटेड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से, तो उसे हम डेफिसिट बजट या बजट डेफिसिट बोलते हैं। तो डेफिसिट बजट में प्रूव यूज़फुल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डिप्रेशन। तो इसका भी यूज़ होता है, मतलब ये बेनिफिशियल रहता है कंट्री के इकोनॉमी के लिए। कब, जब इकोनॉमी डिप्रेशन में है, कोई भी कंट्री की इकोनॉमी डिप्रेशन मतलब कि एकदम प्राइसेस बहुत डाउन हो गए हैं सब कमोडिटीज़ के, तो उसे हम डिप्रेशन की सिचुएशन बोलते हैं। तो इन द पीरियड ऑफ डिप्रेशन ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर एट लो लेवल विच रिजल्ट्स इन अनएम्प्लॉयमेंट। तो जब डिप्रेशन रहता है तो जो कंट्री में जो भी सब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, जैसे प्रोडक्शन हुआ या फिर कोई भी कमोडिटी, कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग हुआ या फिर किससे भी रिलेटेड जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है कंट्री में, मतलब जिसमें पैसों का व्यवहार होता है या कॉमर्स से रिलेटेड जो भी है, ट्रांसपोर्ट हुआ ये सब, तो वो सब कम रहता है कंट्री की इकोनॉमी में, तो उसे हम डिप्रेशन बोलते हैं। और उसकी वजह से कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है, जिसकी वजह से बेरोज़गारी। तो दिस कैन बी चेक बाय इंक्रीजिंग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बाय बोरोइंग मनी एंड थ्रू डेफिसिट फाइनेंसिंग। तो ये कैसे गवर्नमेंट सही कर सकती है, एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का जो है उसे बढ़ा के, मतलब बहुत सारा खर्चा करना, या फिर हेलीकॉप्टर मनी, जो कि मतलब बहुत सारा कंट्री में पैसा ला लेना, या फिर गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ा के, या फिर गवर्नमेंट मनी बोरो कर सकती है जो भी बैंक से या फिर फॉरेन गवर्नमेंट से, और बाद में या फिर डेफिसिट फाइनेंसिंग। तो डेफिसिट फाइनेंसिंग मतलब सेम है कि जब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज़्यादा है रेवेन्यू से, मतलब गवर्नमेंट जब जितना इनकम है उससे ज़्यादा गवर्नमेंट खर्चा कर रही है, तब उसे हम डेफिसिट फाइनेंसिंग बोलते हैं। तो दिस विल इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट, कंट्री में इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, एग्रीगेट इफेक्टिव डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज विच विल एनकरेज फर्दर इन्वेस्टमेंट। और बाद में जिसकी वजह से क्या होगा कि डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज भी बढ़ेगा, उसकी वजह से और इन्वेस्टमेंट करने के लिए लोगों को, बिजनेस फर्म्स को या फिर कंपनीज़ को इन्वेस्टमेंट करने के लिए एनकरेजमेंट मिलेगा। इन मॉडर्न टाइम्स डेफिसिट बजट इज़ द मोस्ट कॉमनली इम्प्लीमेंटेड पॉलिसी ऑफ एनी गवर्नमेंट। मतलब आज के समय जो जितने भी कंट्री में, अलग अलग कंट्रीज़ में गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, तो उनका एक इफेक्टिव टूल है जो उन लोग इम्प्लीमेंट करते ही है, डेफिसिट बजट। मतलब जितना इनकम है उससे ज़्यादा वो एक्सपेंडिचर करते हैं। डेवलपिंग कंट्रीज जैसे कि इंडिया हैव कंसिस्टेंटली रिजॉर्टेड टू डेफिसिट बजट टेक्निक फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मतलब हमारे कंट्री ने हर बार, मतलब बहुत बार डेफिसिट बजट, ये जो टेक्निक है इसको इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए यूज़ किया है। इम्पोर्टेंस ऑफ बजट, बजट का इम्पोर्टेंस क्या है। यूनियन बजट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज इट अफेक्ट्स द पीपल एंड इकोनॉमी इन जनरल इन अ नंबर ऑफ वेज। मतलब ये यूनियन बजट जो रहता है ये पूरे कंट्री के जितने भी लोग हैं और इकोनॉमी है उनको इफ़ेक्ट या फिर इन्फ्लुएंस करता है बहुत अलग अलग वेज।
जो कि पहला है, टैक्सेस आर द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ एनी बजट। मतलब टैक्सेस मतलब जो गवर्नमेंट लगाती है गुड्स पे या फिर पर्सनल इनकम जो लोगों के प्रॉपर्टी या वेल्थ पे लगाती है, वो एक इसका टूल भी बोल सकते हैं या फिर इंटरेस्टिंग मतलब ऐसा पार्ट भी बोल सकते हैं बजट का। तो टैक्सेस डिटरमाइन द फेट ऑफ बिजनेस एंड इंडिविजुअल्स। तो जो टैक्स रहता है वो किसी भी इंडिविजुअल या फिर जो भी बिजनेसेस है उनका नसीब या फिर उनका क्या बोल सकते हैं हम, फ्यूचर डिसाइड करता है कि अगर टैक्स कम रहा तो उनको प्रॉफिट ज़्यादा होगा, टैक्स बढ़ा रहे बहुत ज़्यादा रहेगा उनके पर्सनल इनकम पे या फिर उनके जो गुड्स है, तो अगर इंडिविजुअल के इनकम पे ज़्यादा रहा तो उनको कम प्रॉफिट मिलेगा। मतलब कम उनका जो डिस्पोजेबल इनकम रहता है टैक्स भरने के बाद, तो वो बहुत कम रहेगा, तो उनके वजह से उनका थोड़ा लाइफ में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में कमी आएगी। लेकिन अगर टैक्स कम रहेंगे तो फिर उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, क्योंकि उनके पास डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा रहेगा। मतलब जो डिस्पोजेबल इनकम का मतलब क्या रहता है कि जब टैक्स भरने के बाद जो इनकम बचा रहता है उसे हम डिस्पोजेबल इनकम बोलते हैं। तो द लेवल ऑफ डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द टैक्स पेयर डिपेंड्स ऑन द टैक्स रेट्स प्रेजेंटेड इन द बजट। तो मैंने जैसे कहा कि ये डिस्पोजेबल इनकम है टैक्स पेयर का, मतलब इंडिविजुअल जो आम इंसान है उनका, ये किसके ऊपर बेसिस डिपेंड करता है, टैक्स रेट पे जो गवर्नमेंट डिसाइड करती है, यूनियन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन वेरियस हेड्स। गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है जो अलग अलग सेक्टर या फिर कैटेगरी पे, जैसे कि डिफेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ केयर एक्सेट्रा अफेक्ट्स द लाइव्स ऑफ द सिटीजन्स। मतलब ये लोगों की रेगुलर जो रूटीन है सिटीजन्स के या फिर उनकी ज़िंदगी उनको अफेक्ट करता है और ओवरऑल इकोनॉमी को भी इफेक्ट करता है। Also budget is important because governments use it as a medium for implementing economic policies in the country। और ये जो बजट है गवर्नमेंट उसको अलग अलग इकोनॉमिक पॉलिसीज इम्प्लीमेंट करने के लिए कंट्री में उस तरह से भी यूज़ करती है, उसको हेल्प करती है गवर्नमेंट को बजट। ये जो है बजटरी एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट अफेक्ट प्रोडक्शन। मतलब जो गवर्नमेंट के जो भी बजट है उसकी वजह से कंट्री में प्रोडक्शन, फिर बाद में साइज़ और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री, ये सब एकदम अफेक्ट करते हैं गवर्नमेंट के खाली एक बजट से। Thus, the scope and importance of public finance in a modern economy has undergone an immense change since last 100 years। ये बस छोटा सा ऐसे बताया कि कंक्लूजन है कि जो स्कोप और इम्पोर्टेंस है पब्लिक फाइनेंस का जो गवर्नमेंट का है वो मॉडर्न इकोनॉमी में बहुत चेंज हुआ है 100 सालों के अंतर्गत। तो ये जो एक्सरसाइज है हम अभी अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है। और अगर आपको अच्छा लगा है, थोड़ा और कुछ समझा है इजी वे में एकदम, तो आप शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।